हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सदस्यता का जो सवाल होता है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व को 60 साल पूरे किए तो इसके देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर का मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे फर्स्ट जो आपका था वो था शांति स्थापत आयोग का जो गठन किया था उन्होंने। दूसरा था यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व लेगी। थर्ड है आपका मानवाधिकार परिषद की स्थापना। अगला है आपका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। उससे अगला आपका हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। उससे अगला है एक लोकतंत्र कोष का गठन। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। ठीक है, इसके बाद आपका दे रखा है कि ये समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति स्थापत आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत झगड़े चल रहे हैं, ये आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए सही होगा? ठीक इसी प्रकार से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने के लिए विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात में कौन तय करेगा कि किस तरह का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ठीक है, ऐसे में सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य है आपका, उसमें निर्धारित जितने भी विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनको मानक मानना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी बहुत से सवाल हैं। तो गाइस, हमारा आज का टॉपिक तो यही था कि मतलब कैसे क्या कितने सवाल उठ रहे हैं, उसको कैसे झगड़ों का निपटारा करना होगा, कौन से झगड़े जो हो रहे हैं, कौन से झगड़े जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में बताया गया, प्रासंगिक बनाने के लिए जो भी कदम उठाए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ को, उनके बारे में बताया गया है। तो आज का टॉपिक तो वैसे हमारा छोटा था, लेकिन इस वीडियो में आज हम जो भी आपके साइड में जो जो टेबल्स आई हैं पीछे तक चैप्टर के, उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहली जो टेबल थी ना उस पर चलते हैं। सबसे पहली जो टेबल आई थी ना बच्चे, वो आई थी हमारी ये वाली टेबल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डेफिनेशन तो इसकी नहीं आपके हैं यहाँ पे, इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो आपने अच्छे से कर लेनी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कर रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आगे दे रखा है यह संगठन जो है वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। वैश्विक वित्त व्यवस्था ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का आशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं को लागू करने वाले नियमों से है। देखो इसमें आपके देखो पहले दे रखा है इसकी फुल फॉर्म के बारे में, इसके बाद दे रखा है इसका कार्य क्या होता है, उसके बाद आपका दे रखा है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इसका आशय होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं और लागू होने वाले नियमों से है। 189 देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है, लेकिन हर देश की राय जो है उसका वजन बराबर नहीं है, मतलब सबकी राय जो है वो सेम नहीं है। अग्रणी देश सदस्यों के पास 52% से अधिक मत हैं। ये देश समूह 8 के सदस्य हैं। मतलब कौन कौन है इसमें? अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली, कनाडा और रूस है, तथा चीन और सऊदी अरब। अकेले जो अमेरिका है उसके पास 16.75% जो है वो मताधिकार है। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, कितने उसमें सदस्य हैं। ठीक है, और हर सदस्य की मतलब क्या भूमिका है, कौन से वो 8 सदस्य हैं उनके बारे में इसमें दे रखा है। के बाद आपकी जो सेकंड टेबल आती है वो आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। ठीक है, इसमें मतलब उसको समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। 1941 अगस्त 1941 में क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब ये क्या है ना, आपका एक टाइप से घटनाक्रम दे रखा है इसमें, भाई क्या क्या हुआ था। फिर 30 अक्टूबर को दे रखा है इन्होंने, जैसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स है ना आपकी ये दे रखी है, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं।
ये जो आपका है थर्ड टेबल में भी आपके ऐसे ही दे रखा है। ये टेबल मतलब इतनी कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको अवॉइड भी कर देते हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पिछली जो 2 टेबल हमने किए ना, उनको अवॉइड बिल्कुल मत करना, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर याद कर लेना आप, ठीक है। और जो आपके ना वो है विश्व बैंक के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अद्भुत ढांचा और जो आपका सुशासन है उसके लिए काम करता है। मतलब उसके कार्य क्या क्या है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में ये संस्था जो है वो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जो भी इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या क्या है, किसको ऋण देता है, कैसे ऋण देता है, किसको ऋण नहीं देना पड़ता, जो भी अब इसमें दे रखा ना, ये पढ़ देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की जो भी टेबल्स आपकी दे रखे ना, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। अब तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसमें जितनी टेबल्स है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।